दोस्तों यूको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग विजयनगर साम्राज्य के राजस्व प्रशासन देखने वाले हैं। आज दोस्त LTGIC और UP TGT PGT की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम लोग विजयनगर साम्राज्य देख रहे हैं। तो विजय साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी, तो आइए देख लेते हैं। तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण लगान आय का प्रमुख साधन था। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख स्रोत जैसे संपत्ति कर, व्यापारिक व्यवसायिक कर, उद्योग कर, सामाजिक और सामुदायिक कर, अर्थदंड था। भू राजस्व देख लेते हैं। तो विजयनगर काल में भू राजस्व एवं भूधारण व्यवस्था बहुत व्यापक थी और भूमि को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया गया था। भूमि मुख्यतः सिंचाई युक्त या सूखी जमीन के रूप में वर्गीकृत की जाती थी। लगान निर्धारण भूमि की उत्पादकता और उसकी स्थिति के अनुसार किया जाता था, परंतु भूमि से होने वाले पैदावार और उसकी किस्म भू राजस्व के निर्धारण का सबसे बड़ा आधार थी। विजयनगर काल में पूरे साम्राज्य में भू राजस्व की दरें समान नहीं थी। जैसे ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि उपज का 20वां भाग और मंदिरों की भूमि से उपज का 30वां भाग लगान के रूप में लिया जाता था। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला। अन्य विविध कर विजयनगर साम्राज्य द्वारा वसूल किए जाने वाले विविध करों में के नाम थे कदमाई, मगसाई, कनिग, कई, कत्तनम, वरन, भोग, वरी, पत्तम, इराई, कत्तायम। राज्य उपज के छठे भाग को भूमि कर के रूप में वसूल करता था। लगान के अतिरिक्त मकान, पशु, गड़रियों, धोबी, मनोरंजन वाले नाइयों पर भी कर लगता था। 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण में नाइयों को व्यवसायिक कर के रूप में मुक्त किया गया। राम राय के समय सामाजिक और सामुदायिक करों में विवाह कर बहुत रोचक है। यह कर वर और कन्या दोनों पक्षों को वसूल किया जाता था। विजयनगर नरेशों ने विधवा विवाह को विवाह कर से मुक्त करके इस प्रकार से विवाह को न केवल सामाजिक मान्यता प्रदान करने का प्रयास किया, वरन विधवाओं को दयनीय स्थिति को सुधारने की चेष्टा देवराय के द्वारा की गई। दोस्त आगे देख लेते हैं भैया। आगे इस काल में भिखारियों, मंदिरों और वेश्याओं पर भी कर लगाए गए थे। शिष्ट नामक कर राज्य की प्रमुख आय का स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58वें का कहा जाता था। अगला देख लेते हैं दोस्त आइए। समकालीन अभिलेखों में कृष्णदेवराय द्वारा भूमि के सही निर्धारण के लिए संपूर्ण साम्राज्य को भूमि की सर्वेक्षण का उल्लेख है। भूमि मापक पट्टिकाओं या जरीबों से विभिन्न नामों को जैसे नवल, ककुल, रास्यवकोल और गंडराय गंडकोल भू राजस्व पद्धति सिंचाई एवं कृषि मध्यकालीन भारत के अन्य प्रदेशों की भांति विजयनगर साम्राज्य में अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। भूमि व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन चोल युग का नाडू घटकर ग्राम के रूप में अब एक छोटी इकाई मात्र रह गया। विजयनगर कालीन भूधारण पद्धति बड़ी व्यापक थी। भंडारवाद ग्राम ऐसे ग्राम जिसकी भूमि राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी। इन ग्रामों के किसान राज्य को कर देते थे। धार्मिक सेवाओं के बदले राज्य की ओर से ब्राह्मणों और मंदिरों को दान दी गई। भूमि ब्रह्मदेव, देवदेव, मठारपुर भूमि कहलाती थी। यह भूमि कर मुक्त थी। सैनिक और असैनिक अधिकारियों को विशेष सेवाओं के बदले जो भूखंड दिए जाते थे, ऐसी भूमि को अमरस कहा जाता था। इसके प्राप्तकर्ता अमर नायक कहलाते थे। इस भूमि व्यवस्था में न्यायकार व्यवस्था कहते थे। प्रारंभ में न्यायकार व्यवस्था केवल सेवा की शर्तों पर आधारित था, परंतु बाद में यह अनौपचारिक हो गई। उबली ग्राम में कुछ विशेष सेवाओं के बदले जिन्हें लगान मुक्त भूमि दी जाती थी, ऐसी भूमि उबली कहते हैं। रत्तखत कोडांगो युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वालों, अनुचित रूप से मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कुंडगे कहलाती थी। कुट्टगी इस युग में ब्राह्मण, मंदिर और बड़े भूस्वामी
जो स्वयं खेती नहीं करते थे। ऐसे पट्टे दी गई भूमि को कुट्टागी कहा जाता था। कुट्टागी वस्तु नकद या जिस रूप में उपज का अंश था जिसे किसान स्वामी को प्रदान करता था। वारम व्यवस्था भूमि स्वामी एवं पट्टीदार के मध्य उपज की हिस्सेदारी को वारम व्यवस्था कहते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला, कूदी खेती में लगे कृषि मजदूर कूदी कहलाते थे। भूमि के क्रय विक्रय के साथ उक्त कृषक मजदूर भी हस्तांतरित हो जाते थे। विजयनगर शासन में सिंचाई का कोई विभाग नहीं था। राज्य में सिंचाई की व्यवस्था व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा की जाती थी। सिंचाई के साधनों के विस्तार में मंदिरों, मठों, व्यक्तियों और संस्थाओं के समान रूप से योगदान किया। सिंचाई के साधन के विकास या सुधार करने वालों को राज्य कर मुक्त भूमि प्रदान करता था। यदि किसी व्यक्ति की बिना किसी वारिस की मृत्यु हो जाती थी तो ऐसे व्यक्ति की संपत्ति का उपयोग सिंचाई के साधनों आदि की मरम्मत के लिए किया जाता था। खेती की नियमित पैमाइश की जाती थी। खेतों की नियमित पैमाइश की जाती थी उसके सीमांकन के लिए पत्थर गाड़े। सामान्यतः भूमि के दो वर्गीकरण थे, सिंचाई युक्त भूमि और शुष्क भूमि। विजयनगर काल में उपवनों का खूब विकास हुआ। नील, कपास, काली मिर्च तथा नारियल आदि व्यापक रूप से उत्पादन होता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आगे मुद्रा व्यवस्था देख लेते हैं दोस्त। मुद्रा व्यवस्था कैसी थी भैया विजयनगर साम्राज्य में? तो विजयनगर साम्राज्य में मुद्रा प्रणाली भारत की सर्वाधिक प्रशंसनीय मुद्रा प्रणाली थी। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण बराह था, जिस विदेशी यात्रियों ने हुड, परदौस, पगोड़ा के रूप में उल्लेख किया है। सोने के छोटे सिक्के प्रताप तथा फड़म कहा जाता था। चांदी के छोटे सिक्के कहलाते थे तार कहलाते थे। दोस्त, विजयनगर का वरा एक बहुत सम्मानित सिक्का था जिसे संपूर्ण भारत तथा विश्व के प्रमुख व्यापारिक नगरों में स्वीकार किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों से वहां के नरेशों के धार्मिक विश्वासों का भी पता चलता। सिक्कों पर गरुड़ हनुमान का चित्र अंकित है। लक्ष्मी नारायण प्रकार का सिक्का कृष्णदेव राय ने जारी किया था। दोस्त, सामाजिक जीवन किस तरह था? दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में सामाजिक व्यवस्था सैद्धांतिक रूप से शास्त्रीय परंपराओं पर आधारित था। यह भारतीय इतिहास का अंतिम साम्राज्य था जो वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। पारस्परिक सामाजिक संरचना को सुरक्षित और संबंधित करना अपना कर्तव्य समझता था। आगे देख लेते हैं दोस्त। सम्राट समाज के सभी वर्गों की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते थे। चारों वर्णों में ब्राह्मण सर्वप्रमुख थे, परंतु वर्ण आश्रम व्यवस्था के दूसरे वर्ण में क्षत्रियों के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती थी। ब्राह्मणों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था जिन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। विजयनगर की सेना एवं शासन व्यवस्था में उन्हें ऊंचे पद पर मध्य वर्गों में सेट्टी या चेट्टी नामक एक बहुत बड़ा समूह, इनकी अनेक शाखाएं उप शाखाएं थी जिनका विजयनगर युग में बहुत ही अधिकांश व्यापार इन्हीं के हाथों में था। चेट्टी बहुत अच्छे लिपिक एवं कार्यों में दक्ष थे। चेट्टियों से ही समतुल्य व्यापार करने वाले दस्तकार वर्ग थे। लोगों को वीर पंचाल कहा जाता था। कैलोआर, कलंबर अर्थात चपरासी तथा शस्त्रवाहक उत्तर भारत के बहुत बड़ी संख्या में लोग दक्षिण में आकर बस गए थे। उन्हें बड़वाह कहा जाता था। इस पर उत्तर भारतीय नवा दक्षिण वासियों को व्यापार में हथिया लिया था। आगे देख लेते हैं दोस्त। आइए आगे देख लेते हैं भैया दास प्रथा देख लेते हैं मित्र। इसके पहले आइए देख लेते हैं प्रमुख अधिकारी। दोस्त, विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख अधिकारियों के बारे में जान लेते हैं मित्र। तो प्रमुख अधिकारी कौन थे? तो नायक, बड़े सेना नायक, सैनिक, भूसामंत थे। दोस्त, महानायकाचार्य ये ग्राम सभाओं के कार्यवाहियों के निरीक्षण करने वाले अधिकारी थे। दंडनायक कौन था? दोस्त,
तो यह वह सैनिक विभाग कदाचार का प्रमुख तथा सेनापति था। कभी कभी उच्च राज्याधिकारी भी दंडनायक उपाधि धारण करते थे। प्रधानी अथवा महाप्रधानी मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता था दोस्त। सभानायक मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। रायसम सचिव होता था। कर्णिकम लेखाधिकारी या अकाउंटेंट होता था। तो अमरनायक जागीरदार तो सामंतों का वह वर्ग जो राजस्व स्वयं मदद देने के लिए बाध्य था। आयगार ये वंशानुगत ग्रामीण अधिकारी थे। स्थानीय नौकरशाह शासकीय इकाई पर शासन करने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती थी। पालीगार स्थानिक सेनापति अथवा नायक कहलाते थे। स्थानिक कौन था दोस्तों? मंदिरों की व्यवस्था प्रबंध करने वाले अधिकारी थे। माननीय प्रधान गृहमंत्री, मुद्राकर्ता, शाही मुद्रा रखने वाला अधिकारी, सेन-तेनवा ग्राम का लेखाधिकारी, तलर ग्राम का रखवाला चौकीदार था दोस्त। गौंड ग्राम प्रशासक था। दो अत्रिभार ग्राम प्रशासन का एक अधिकारी था। परुतगार किसी स्थान विशेष में राज्य का गवर्नर। मध्यस्थ कौन था दोस्त? यह एक निर्णायक होता था जिसकी सेवा का क्रय विक्रय के दौरान उपयोग किया जाता था। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला, दास प्रथा की स्थिति क्या थी दोस्त उस समय? तो विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। विदेशी यात्रियों के विवरण और समकालीन अभिलेखों पुरुष एवं महिला दासों का उल्लेख करते हैं। मनुष्यों में क्रय विक्रय को वेश्वाग कहा जाता था। निकोली कोंटी ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते थे उन्हें सर्वत्र ऋणदाता या द्वारा अपनी संपत्ति दास बना लिया जाता था। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी दोस्तों? विजयनगर युगीन समाज में स्त्रियों की बड़ी सम्मानजनक स्थिति थी। कुछ स्त्रियां महान विदुषी और प्रसिद्ध साहित्यकार थी। संगीत और नृत्य इनकी शिक्षा के प्रमुख अंग थे। स्त्रियों को मल्ल योद्धा, ज्योतिषी, भविष्यवक्ता, अंगरक्षिकाएं, सुरक्षाकर्मी, लेखाधिकारी, लिपिक और संगीतकार होती थी। यहाँ तक कि वे युद्ध क्षेत्र में भी जाती थी। तो रहा दोस्त आज के महत्वपूर्ण टॉपिक। तो उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा। हमारा प्रयास ठीक लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।